हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कॉमर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ऑनर बिजनेस। इसमें सिर्फ एक ही ऑनर होता है, प्रॉफिट भी उसका होता है, लॉस भी उसका होता है। जैसे किराना शॉप का एक ही मालिक होता है, मेडिकल स्टोर, छोटा मेडिकल स्टोर मतलब, और चाय स्टॉल, चाय के ठेले वाला, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। अब सेकंड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं या चलाते हैं। प्रॉफिट और लॉस सब में डिवाइड होता है। जैसे दो दोस्त मिलके मेडिकल शॉप खोलते हैं, इस तरह के बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये एक फैमिली बेस्ड बिजनेस होता है। घर का कर्ता यानी हेड इसे मैनेज करता है। एग्जाम्पल जैसे फैमिली कपड़े की शॉप, ज्वेलरी शॉप फैमिली रन करती है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इस तरह का बिजनेस है जिसमें लोग मिलके काम करते हैं फॉर कॉमन बेनिफिट्स। मतलब एक कॉमन बेनिफिट के लिए सब मिलके काम करते हैं और सबको इक्वल फायदा मिलता है। जैसे एग्जांपल अमूल डेयरी, फार्मर ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी बड़ी कंपनी। इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर वाले लोग। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप is a popular form of business organization and it is the most suitable form of small business, especially in their initial years of operation. सोल प्रोप्राइटरशिप एक बहुत कॉमन और पॉपुलर बिजनेस टाइप है। यह छोटे बिजनेस के लिए बेस्ट होता है, खासकर जब बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तब। Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by a single individual. इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा बिजनेस टाइप है जिसमें बिजनेस को एक ही पर्सन ओन करता है, मैनेज और कंट्रोल भी करता है। जैसे एक किराना स्टोर वाला, controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. This is the evident from the term itself. The word soul implies only and proprietor refers to owner. वो एक ही पर्सन सारे प्रॉफिट लेता है और सारे लॉस भी उसका होता है। ये बात उसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। जैसे कि सोल मतलब सिर्फ एक और प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। सोल प्रोप्राइटर मतलब कि सिंगल ऑनर वाला बिजनेस। Hence, a sole proprietor is the one who is only owner of a business. Sole proprietor वो होता है जो बिजनेस का एक ही ऑनर होता है। This form of business is particularly common in the areas of personalized service such as beauty parlor, hair salons, and small-scale activity like running a retail shop in a locality. ये बिजनेस ज्यादातर पर्सनल सर्विस में होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून और स्मॉल स्केल एक्टिविटी के लिए, लाइक रनिंग अ रिटेल शॉप इन ए लोकेलिटी। जैसे किसी एरिया में छोटी दुकान चलाना, रिटेल शॉप चलाना। यही सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स हैं और यही सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, द वेरियस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी।
इसका मतलब यह है कि बिजनेस स्टार्ट करना और बंद करना बहुत इजी होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस नहीं होती, जल्दी से स्टार्ट भी कर सकते हैं और जल्दी से बंद भी। सेकंड फीचर है नो सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस का ऑनर अलग अलग नहीं होते, ऑनर बिजनेस दोनों सेम ही होते हैं। तीसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस बिजनेस में ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस का लोन या लॉस हो जाए तो ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, घर, बाइक एक्सेट्रा से भी पे करना पड़ेगा। चौथा फीचर है सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। ऑनर ही सारे रिस्क उठाता है और सारा प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब यह है, एग्जाम्पल जैसे अगर बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो पूरा आपका, लॉस हुआ तो वो भी आपका, जो सोल प्रोप्राइटर होता है। मतलब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की लाइफ ऑनर पर डिपेंड करती है। अगर ऑनर रिटायर्ड हो जाए, मर जाए या काम ना कर पाए तो बिजनेस बंद हो सकता है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा कंट्रोल अब सिर्फ एक पर्सन के पास होता है। डिसीजन फास्ट लिया जा सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इन फीचर्स को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस बिजनेस को स्टार्ट करना और बंद करना बहुत ही आसान है। वेरी इजी टू स्टार्ट विथ मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब यह है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, ज्यादा पेपर वर्क नहीं चाहिए होता या लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी करनी होती है। नो सेपरेट लॉ गवर्निंग इट। इसके लिए कोई स्पेशल अलग लॉ नहीं होता। समटाइम्स अ लाइसेंस में बी रिक्वायर्ड। कभी कभी लाइसेंस लेना पड़ सकता है, जैसे मेडिकल शॉप में। क्लोजर ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो सिंपल। मतलब बिजनेस बंद करना भी इजी होता है। सेकेंड फीचर है लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द ऑनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू रीपे द बिजनेस डेब्ट। इसका मतलब यह है कि जो ऑनर है उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। अगर वह बिजनेस में लॉस हो तो उसे अपनी पर्सनल चीजें बेचकर वह लॉस को चुकाना पड़ेगा। थर्ड फीचर है सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। द ऑनर बियर्स ऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड ऑल प्रॉफिट्स आर एंजॉय ओनली बाय द ऑनर। जो ऑनर होता है वही सारे रिस्क झेलता है और सारे प्रॉफिट का मजा भी वो खुद ही लेता है। फोर्थ फीचर है कंट्रोल, फुल कंट्रोल। द ऑनर टेक्स ऑल डिसीजन इंडिपेंडेंट, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, फुल फ्रीडम इन मैनेजिंग द बिजनेस। जो ऑनर है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, कोई दूसरा आके इंटरफेयर नहीं कर सकता और उसके पास फुल फ्रीडम होता है मैनेज करने के लिए बिजनेस को। फिफ्थ पॉइंट यानी फिफ्थ फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंड ऑनर आर कंसिडर्ड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। ऑनर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज। इसका मतलब यह है कि लॉ के हिसाब से बिजनेस और ऑनर अलग नहीं होते। बिजनेस में जो भी होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की होती है। सिक्स्थ फीचर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बिजनेस डिपेंड्स entirely on the owner. It may ends due to the death, illness and incapacity of the owner. बिजनेस पूरा ऑनर पर डिपेंड करता है। इस अगर ऑनर की ऑनर यानी मर जाए, बीमार हो जाए या काम ना कर पाए तो बिजनेस बंद हो सकता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में लैक ऑफ कंटिन्यूटी ज्यादातर देखी जाती है। मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग, नो नीड टू कंसल्ट अदर decisions and fast and flexible helps in utilizing market opportunity quickly. इसका मतलब यह है कि किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, डिसीजन जल्दी लिया जाता है, मार्केट अपॉर्चुनिटी का फास्ट फायदा उठाया जा सकता है।
सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंट यानी सिक्रेसी। बिजनेस इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट, नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश अकाउंट्स। इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है, अकाउंट पब्लिक करने की नीड नहीं होती, सीक्रेट सेफ रहता है इसमें। थर्ड पॉइंट यानी थर्ड मेरिट्स है डायरेक्ट इंसेंटिव, एंटायर प्रॉफिट गोज टू द ऑनर, इंक्रीजेस मोटिवेशंस एंड एफिशिएंसी। पूरा प्रॉफिट ऑनर को मिलता है और ऑनर ज्यादा मोटिवेट रहता है। एफिशिएंसी मतलब काम करने की स्पीड और क्वालिटी बढ़ जाती है। फोर्थ मेरिट sense of accomplishment. The owner get personal satisfaction from their work. The success of the business is credited to the owner. It increase confidence and self-belief. इसका मतलब यह है कि ऑनर को पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, सक्सेस का क्रेडिट ऑनर को ही मिलता है और कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज ease of formation and closure. It is very easy to start a business. Minimal legal formalities. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने इजी है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है, बिजनेस बंद करना भी उतना ही इजी होता। डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द ऑनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स, हाउस, सेविंग्स एक्सेट्रा may be used to repay the business debts. इस बिजनेस में ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिजनेस का लोन या लॉस ऑनर को खुद भरना पड़ता है। पर्सनल एसेट्स घर, पैसा, बाइक भी यूज हो सकते हैं डेब्ट्स को भरने के लिए। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्स। कैपिटल इज लिमिटेड टू द ऑनर्स फंड, डिफिकल्ट टू रेज लार्ज फाइनेंशियल limits growth and expansion of the business. इसमें कैपिटल सिर्फ ऑनर के पास जितना पैसा है उतना ही है, बड़े लेवल पर पैसा अरेंज करना मुश्किल होता है, बिजनेस ग्रोथ स्लो हो जाती है। थर्ड पॉइंट लिमिटेड लाइफ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बिजनेस डिपेंड entirely on the owner. It may close due to the death, illness and incapacity of the business owner. बिजनेस पूरा ऑनर पर डिपेंड होता है, ऑनर मर जाए, बीमार हो जाए या काम ना कर पाए तो बिजनेस बंद हो सकता है। फोर्थ पॉइंट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। वन पर्सन मैनेज ऑल एक्टिविटी इज डिफिकल्ट टू बी एन एक्सपर्ट इन एवरी एरिया, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि एक ही पर्सन सब काम करता है, हर फील्ड में फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा में एक्सपर्ट होना मुश्किल है, मैनेजमेंट वीक हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, रॉन्ग डिसीजन कैन बी अफेक्टेड द एंटायर बिजनेस। इस बिजनेस में सारे डिसीजन एक ही पर्सन लेता है, अगर डिसीजन गलत हो जाए तो पूरा बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। सिक्स पॉइंट है नो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। Sixth point, no economies of scale. Operates on a small scale. Cannot enjoy benefits of large scale production like lower cost. इसका मतलब यह है कि बिजनेस छोटा लेवल पर होता है, बल्क प्रोडक्शन का फायदा नहीं मिलता, कॉस्ट कम नहीं हो पाती, एक्सपेंसिव पड़ता है। पार्टनरशिप के डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट according to 1932, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. इसका मतलब यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या ज्यादा लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, बिजनेस सब मिलकर या कोई एक सबके बिहाफ में चलाता है। दूसरा डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट
who have agreed to carry on lawful business is common with a view of private gain. By L.H. Haney. L.H. Haney का डेफिनेशन है पार्टनर्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। वो मिलकर लीगल लॉफुल बिजनेस चलाते हैं। उनका मेन एम होता है प्रॉफिट या प्राइवेट गेन करना। थर्ड डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच subsist between persons who have agreed to combine their property, labor, or skill in same or some business and to share the profit therefrom between them, according to Indian Contract Act 1872। इसका मतलब यह है कि पैसा पार्टनर्स अपना पैसा, मेहनत, स्किल्स, प्रॉपर्टी, लेबर, नॉलेज सब मिलकर बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो सब में बढ़ता है इक्वल रेशियो में। ये हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशंस। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन इज गवर्नमेंट बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप लॉ के अंडर चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लॉस होने पर पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। बिजनेस का रिस्क सब पार्टनर्स मिलकर उठाते हैं और लॉस होने पर सारे लॉसेस को सारे पार्टनर्स पर डिवाइड किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी इज लैकिंग। बिजनेस पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, किसी पार्टनर के एग्जिस्ट या डेथ से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मेंबरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है, एक पार्टनर का डिसीजन सब पर अप्लाई हो सकता है। ये हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, फॉर्मेशन formed through a legal agreement between two or more persons. The agreement is called the partnership deed. पार्टनरशिप लीगल एग्रीमेंट से बनती है। यह एग्रीमेंट दो या ज्यादा लोगों के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू रिपे डेब्ट्स। Partners are jointly and individually liable. Each partner is responsible as per their share. A partner can recover money from other after paying. Partners की liability अनलिमिटेड होती है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब बिजनेस का लोन, लॉस, पर्सनल एसेट्स भी पे करना पड़ सकता है। पार्टनर्स जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक पार्टनर पूरा पेमेंट कर दे, वह दूसरे पार्टनर से अपना हिस्सा ले सकता है। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। पार्टनर्स शेयर बिजनेस रिस्क टुगेदर। प्रॉफिट आर शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो। लॉस आर आल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशियो। रिस्क लेना। सब पार्टनर्स मिलकर रिस्क उठाते हैं। प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में शेयर होता है, लॉस भी सेम रेशियो में शेयर होता है। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स। डे टू डे एक्टिविटीज आर मैनेज टुगेदर। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। बिजनेस रन्स थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। इसका मतलब यह है कि डिसीजन सब पार्टनर्स मिलकर लेते हैं। डेली का काम साथ में मैनेज होता है। डिसीजन म्यूचुअल कंसेंट यानी सबकी मर्जी से होता है। बिजनेस जॉइंट इफेक्ट मिलकर मेहनत से चलता है। फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यूटी। पार्टनर्स हैज नो कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप हैज नो कंटिन्यूटी। इट मे डिसॉल्व ड्यू टू द डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी फिक्स नहीं होती। किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी बिजनेस डिसॉल्व बंद हो सकता है।
सिक्स्थ पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, मैक्सिमम लिमिट इज 50 एज पर द करंट रूल। लिमिट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि मिनिमम 2 पार्टनर जरूरी है बिजनेस करने के लिए या पार्टनरशिप करने के लिए। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रूल के अकॉर्डिंग, जो लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Seventh point, mutual agency. Each partner acts on behalf of all partner. Every partner is both agent and principal. Act of and one partner bind all partners. A partner is always also bound by act of others. इसमें पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है। हर पार्टनर एजेंट भी है और ऑनर भी है। एक पार्टनर का एक्शन सब पार्टनर पर अप्लाई होता है। एक पार्टनर दूसरे के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। Merits of partnership. First, easy of formation and closure. A partnership firm can be formed easily by putting an agreement between the prospective partner into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. There is no compulsion with respect to registration of the firm. Closure of the firm is too easy task. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप इजीली स्टार्ट हो जाती है एक एग्रीमेंट से। पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं बिजनेस कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। बिजनेस बंद करना भी इजी होता है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। द पार्टनर्स कैन ओवरसी different functions according to their areas of expertise, because an individual is not forced to handle different activities. This not only reduce the burden of the work but also lead to favor error in the judgment. As a consequence, decisions are likely to be more balanced. इसका मतलब यह है कि हर पार्टनर अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करता है। एक पर्सन पर सारा लोड नहीं होता। मिस्टेक कम होती हैं। डिसीजन ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंस देख रहा है, दूसरा मार्केटिंग, बेटर डिसीजन होगा। थर्ड पॉइंट है मोर फंड्स। इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टनर्स। दिस मेक्स it possible to raise a longer amount of fund as compared to the sole proprietor and undertake additional operation when need. इसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। पार्टनरशिप में कैपिटल मल्टीपल पार्टनर्स से आते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा कलेक्ट हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें तो फंड ज्यादा होता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। Fourth point, sharing of risk. The risk involved in running a partnership firm are shared by all partners. This reduces the anxiety, burden and stress on the individual partner. इसका मतलब यह है कि बिजनेस का रिस्क सब पार्टनर मिलकर शेयर करते हैं। किसी एक पर पूरा बर्डन नहीं होता। स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सिक्रेसी। A partnership firm is not legally required to publish its accounts and submit its reports. Hence, it is able to maintain confidently of information relating to its operation. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म को अकाउंट्स पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। सीक्रेट्स सेफ रहते हैं। ये हो गए मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। Limitations of partnership. First point, unlimited liability. Partners are liable to repay debts even from their personal resource in case of business assets are not sufficient to meet its debts. The liability of partners is both joint and several, which may prove to be a drawback for those partners who have greater personal wealth. They will have to repay the entire debts in case of other partners are unable to do so. इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स को बिजनेस के डेब्ट्स, कर्ज रीपे करना होता है। अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो पर्सनल एसेट्स, घर, सेविंग
यूज करना पड़ता है। लायबिलिटी ज्वाइंट और इंडिविजुअल दोनों होती हैं। अगर एक पार्टनर पे नहीं करे तो दूसरे को पूरा पैसा भरना पड़ता है। रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसमें। Second point, limited resource. There is a restriction on the number of partners and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operation. As a result, partnership firms face problems in expansion beyond a certain size. इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स संख्या लिमिटेड होती है, इसलिए कैपिटल भी लिमिटेड होती है। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए पैसा कम पड़ सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है, ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। डिफरेंट difference in opinion or some issue may lead to dispute between partners. Further, decision of one partner are binding or other partners on other partners. Thus, an unwise decision by one may result in financial ruin for other for all others. In case of a partner desire to leave the firm, this can result the termination of partner as there is a restriction of transfer of ownership. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप में मल्टीपल लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। सबका ओपिनियन अलग होता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं। एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे सब पर अप्लाई होता है। अगर डिसीजन गलत हो सबको लॉस उठाना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहे तो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है। ज्यादा लोग, ज्यादा चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप comes to an end with the death, retirement, insolvency, and fluence of any partner. It may result in lack of continuity. However, the remaining partner can enter in the fresh agreement and continue to run the business. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप परमानेंट नहीं होती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए तो बिजनेस एंड हो सकता है। हाँ, बाकी पार्टनर्स चाहे तो नया एग्रीमेंट करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस स्टेबल नहीं होता इसमें। Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of partnership firm. As a result, the confidence of public in the partnership firm is generally low. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक करना जरूरी नहीं होता। बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है, लेकिन बाहर के लोगों को एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं चलती। इस वजह से लोग को अनसर्टेनिटी रहती है कि बिजनेस सही है कि नहीं है। आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। A partnership firm can be have different types of partner with different roles and liability. These are first, active partner. An active partner is one who contribute capital, participate in the management of the firm, shares its profit and losses, and it is liable to an unlimited extent to a creditor of the firm. These partners take actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners. इसका मतलब यह है कि ये वैसे पार्टनर हैं जो पार्टनर पैसे भी लगाता है और बिजनेस की एक्टिविटी में काम भी करता है। जैसे काम क्या क्या करता है, ये बिजनेस को मैनेज करता है, डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहता है, दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर भी काम करता है। ये बिजनेस में हुए प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सेकंड टाइप्स है पार्टनरशिप पार्टनर का, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर।
Partners who do not take part in the day-to-day activity of business are called sleeping partner. A sleeping partner, however, contribute capital to the firm, share its profit and loss, and has unlimited liability. इसका मतलब यह है कि ये वह पार्टनर हैं जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, लेकिन डेली बिजनेस में काम नहीं करते, बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का शेयर करते हैं, और लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट, सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक other than the distinct feature. In all other aspects, he is like the rest of the partner. He contributes to the capital of the firm, takes part in the management, share its profit and losses, and has unlimited liability towards creditors. सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर जिसका नाम पब्लिक को नहीं पता होता, ये कैपिटल लगाते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं और प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्रेडिटर के प्रति। फोर्थ पॉइंट, नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ his or her name by the firm but does not contribute to its capital. She does not take active part in managing the firm, does not share its profit and loss, but is liable, like other partners, to the third parties for the repayment of the firm debts. ये ऐसे पार्टनर हैं जो सिर्फ अपना नाम यूज करने देते हैं ब्रांड वैल्यू के लिए, ना पैसा लगाते हैं, ना बिजनेस को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं करता, फिर भी ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पार्टनर्स बाय एस्टोपल। अ पर्सन हु बाय हिज हर वर्ड्स और कंडक्ट gives an impression to others that she is a partner in a firm is called a partner by estoppel. Such a person is liable to the third parties for the obligations of the firm. इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपने वर्ड्स या एक्शन से लोगों को बिलीव कराते हैं या करवाते हैं कि वो पार्टनर है। किसी ने बोला ये मेरा पार्टनर है और वो मान नहीं करता, वो लीगली पार्टनर जैसा लायबल हो जाता है। सिंपल लाइन में समझते हैं, खुद को पार्टनर जैसा शो करे पर पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाता है, जो खुद को पार्टनर जैसा शो करे। Sixth type of partner is partner by holding out. A partner by holding out is a person who is not a partner in a firm but knowingly allows himself herself to represent as a partner in a firm. Such a person becomes liable to the outside creditor for the repayment of any debts which have been extended to the firm on the basis of such representation. In case he is not really a partner and want to save himself from such a liability, he should immediately issue a final clarification clarifying his position that he is not a partner in a firm. If he does not so, he will be responsible for the third party for any such steps. ये ऐसे पार्टनर होते हैं या ऐसे पर्सन होते हैं जो एक्चुअली पार्टनर नहीं होते पर खुद को दूसरों को अलाउ करते हैं कि लोग उसे पार्टनर समझे। वो खुद बोल दे कि मैं पार्टनर नहीं हूं या कोई उसे पार्टनर बोले और वो मना कर दे। लायबिलिटी इनका क्या, अगर लोग उनको पार्टनर समझकर बिजनेस को पैसा देते हैं तो वह पर्सन उन डेब्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर वो रियल पार्टनर नहीं है तो उसे तुरंत डिनाई कर देना चाहिए। अगर वो डिनाई नहीं करता तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल या जिम्मेदार हो जाता है। ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स।
The various types of partnership are described below. On the basis of duration, second है on the basis of liability. On the basis of duration में दो तरह का डिवाइड किया गया है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Types of partnership. Partnership can be classified on the basis of two factors, duration and liability. On the basis of duration, there can be two types of partnership. Classification on the basis of duration. First type है partnership at will. This type of partnership exists at the will of the partner. It can continue as long as the partner wants and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from partnership to the firm. ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की मर्जी से पर डिपेंड करता है। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट्स। जब तक पार्टनर चाहे तब तक चलती है और कोई भी पार्टनर नोटिस देकर कभी भी एग्जिट कर सकता है। मर्जी से स्टार्ट, मर्जी से एंड, यानी पार्टनरशिप एट विल। अब सेकेंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है on the basis of duration, particular partnership. Partnership formed for the accomplishment of particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specific time period is called particular partnership. It dissolves automatically when the purpose of which it is formed is fulfilled or when the time duration expires. ये पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक काम या प्रोजेक्ट के लिए बनती है या फिक्स टाइम के लिए भी बन सकती हैं। जब काम कंप्लीट हो जाए या टाइम खत्म हो जाए तो यह पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एक काम या टाइम के लिए इज इक्वल टू पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पार्टनरशिप को लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी के बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, जनरल पार्टनरशिप। In general partnership, the liability of partner is unlimited and joint. The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts as binding of each other as well as on the firm. Registration of the firm is optional. The existence of the firm is affected by the death, lunacy, insolvency and retirement of the partner. सब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इसमें। अगर जॉइंट भी हो जाती है, सब मिलके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और जॉइंट भी हो जाती है। सब पार्टनर्स को बिजनेस मैनेज करना पड़ता है या मैनेज करने का राइट होता है। एक पार्टनर के एक्शन दूसरा पार्टनर और फर्म पर भी अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप में। और कंटिन्यूटी बहुत पार्टनर के डेथ, इलनेस, रिटायरमेंट से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। सिंपल लाइन में सब पार्टनर फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इज इक्वल टू जनरल पार्टनरशिप। सेकेंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। In limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. Such a partnership does not get terminated with the death, lunacy, and or insolvency of limited partner. The limited partner does not enjoy the right of management, and their act do not bind the firm or the other partner. Registration of such partnership is compulsory. लिमिटेड पार्टनरशिप इस टाइप का पार्टनरशिप है जिसमें कम से कम एक पार्टनर अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक। और फिर लिमिटेड पार्टनर की डेथ
या प्रॉब्लम से फर्म बंद नहीं होता, लिमिटेड पार्टनर को मैनेजमेंट का राइट नहीं होता, उनके एक्शन से फर्म को बाइंड नहीं करते, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कुछ सिंपल लाइन में कुछ पार्टनर्स का रिस्क लिमिटेड होता है इज इक्वल टू लिमिटेड पार्टनरशिप। आज का थर्ड टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। A partnership is a voluntary association of people who can together for achieving common objective. In order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, conditions, and all aspects concerning the partner is essential so that there is no misunderstanding later among the partners. Such agreement can be oral or written, even though it is not essential to have a written agreement. It is advisable to have a written agreement as is constitutes an evidence of condition agreed upon. The written agreement which specify the term and condition that govern the partnership is called the partnership deed. इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एक वॉलंटरी ग्रुप होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से मिलकर काम करते हैं। सबका गोल सेम होता है, प्रॉफिट या बिजनेस ग्रोथ करना। पार्टनर्स के बीच क्लियर एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। एग्रीमेंट बोलकर बोलकर यानी ओरल या लिख कर रिटर्न दोनों हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट बनाना बेस्ट होता है क्योंकि यह प्रूफ रहता है या सबूत होता है कि ये टर्म पर डिसाइड हुई थी। जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो टर्म कंडीशन के थ्रू बनाई जाती है। आज का लास्ट टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। पर माइनर पार्टनर बेनिफिट ले सकता है। सब पार्टनर्स की परमिशन से माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ उसने जितना पैसा लगाया है यानी कैपिटल उतना ही रिस्क होता है। फोर्थ पॉइंट, कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। माइनर बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, डिसीजन लेने का राइट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, कैन शेयर प्रॉफिट ओनली, नॉट लायबल फॉर द लॉसेस। माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिक्स पॉइंट, हैज द राइट टू इंस्पेक्ट ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। माइनर को राइट होता है कि फर्म के सारे अकाउंट्स चेक करे। अब हम पढ़ने वाले हैं आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब 18 साल होने के बाद। फर्स्ट पॉइंट है मस्ट डिसाइड वेदर टू बिकम अ पार्टनर और नॉट। इसका मतलब यह है कि उसे डिसाइड करना होता है कि पार्टनर बनना है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है हैज टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ। उसको 6 मंथ के अंदर पब्लिक को नोटिस देना होता है। थर्ड पॉइंट, इफ नो नोटिस गिवन बिकम अ फुल पार्टनर। अगर नोटिस नहीं देता या नहीं दिया तो वह ऑटोमेटिकली फुल पार्टनर बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, द लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड लाइक अदर पर्सन्स। इसका मतलब यह है कि फिर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, बिल्कुल दूसरे पार्टनर की तरह। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। पार्टनरशिप के डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट according to 1932, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब यह है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या
ज्यादा लोगों के बीच का, जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। बिजनेस सब मिलकर या कोई एक सबके बिहाफ में चलाता है। दूसरा डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट who have agreed to carry on lawful business is common with a view of private gain. By L.H. Haney. L.H. Haney का डेफिनेशन है पार्टनर्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। वो मिलकर लीगल लॉफुल बिजनेस चलाते हैं। उनका मेन एम होता है प्रॉफिट या प्राइवेट गेन करना। थर्ड डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू partnership is the relation which subsists between persons who have agreed to combine their property, labor, or skill in same or some business and to share the profit therefrom between them, according to Indian Contract Act 1872। इसका मतलब यह है कि पैसा पार्टनर्स अपना पैसा, मेहनत, स्किल्स, प्रॉपर्टी, लेबर, नॉलेज सब मिलकर बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो सब में बढ़ता है इक्वल रेशियो में। ये हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशंस। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन इज गवर्नमेंट बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप लॉ के अंडर चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लॉस होने पर पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। बिजनेस का रिस्क सब पार्टनर्स मिलकर उठाते हैं और लॉस होने पर सारे लॉसेस को सारे पार्टनर्स पर डिवाइड किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी इज लैकिंग। बिजनेस पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, किसी पार्टनर के एग्जिस्ट या डेथ से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मेंबरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। सिक्स पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है, एक पार्टनर का डिसीजन सब पर अप्लाई हो सकता है। ये हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, फॉर्मेशन formed through a legal agreement between two or more persons. The agreement is called the partnership deed. पार्टनरशिप लीगल एग्रीमेंट से बनती है। यह एग्रीमेंट दो या ज्यादा लोगों के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू रिपे डेब्ट्स। Partners are jointly and individually liable. Each partner is responsible as per their share. A partner can recover money from other after paying. पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब बिजनेस का लोन, लॉस, पर्सनल एसेट्स भी पे करना पड़ सकता है। पार्टनर्स जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक पार्टनर पूरा पेमेंट कर दे, वह दूसरे पार्टनर से अपना हिस्सा ले सकता है। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। पार्टनर्स शेयर बिजनेस रिस्क टुगेदर। प्रॉफिट आर शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो। लॉस आर आल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशियो। रिस्क लेना। सब पार्टनर्स मिलकर रिस्क उठाते हैं। प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में शेयर होता है, लॉस भी सेम रेशियो में शेयर होता है। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय पार्टनर्स। डे टू डे एक्टिविटीज आर मैनेज टुगेदर। डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। बिजनेस रन्स थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। इसका मतलब यह है कि डिसीजन सब पार्टनर्स मिलकर लेते हैं। डेली का काम साथ में मैनेज होता है। डिसीजन म्यूचुअल कंसेंट यानी सबकी मर्जी से होता है। बिजनेस जॉइंट इफेक्ट मिलकर मेहनत से चलता है।
Fifth point, continuity. Partners has no continuity. Partnership has no continuity. It may dissolve due to the death, retirement or insolvency of partner. पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी फिक्स नहीं होती, किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी बिजनेस बिजनेस डिसॉल्व बंद हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, मैक्सिमम लिमिट इज 50 एज पर द करंट रूल। लिमिट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि मिनिमम 2 पार्टनर जरूरी है बिजनेस करने के लिए या पार्टनरशिप करने के लिए। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रूल के अकॉर्डिंग, जो लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेवेंथ पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर एक्ट्स on behalf of all partner. Every partner is both agent and principal. Act of and one partner bind all partners. A partner is always also bound by act of others. इसमें पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर काम कर सकता है। हर पार्टनर एजेंट भी है और ऑनर भी है। एक पार्टनर का एक्शन सब पार्टनर पर अप्लाई होता है। एक पार्टनर दूसरे के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। Merits of partnership. First, easy of formation and closure. A partnership firm can be formed easily by putting an agreement between the prospective partner into place whereby they agree to carry out the business of the firm and share risk. There is no compulsion with respect to registration of the firm. Closure of the firm is too easy task. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप इजीली स्टार्ट हो जाती है एक एग्रीमेंट से। पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं बिजनेस कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। बिजनेस बंद करना भी इजी होता है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू their areas of expertise because an individual is not forced to handle different activities. This not only reduce the burden of the work but also lead to favor error in the judgment. As a consequence, decisions are likely to be more balanced. इसका मतलब यह है कि हर पार्टनर अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करता है। एक पर्सन पर सारा लोड नहीं होता। मिस्टेक कम होती हैं। डिसीजन ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंस देख रहा है, दूसरा मार्केटिंग, बेटर डिसीजन होगा। थर्ड पॉइंट है मोर फंड्स। इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टनर्स। दिस मेक्स it possible to raise a longer amount of fund as compared to the sole proprietor and undertake additional operation when need. इसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। पार्टनरशिप में कैपिटल मल्टीपल पार्टनर्स से आते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा कलेक्ट हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें तो फंड ज्यादा होता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। Fourth point, sharing of risk. The risk involved in running a partnership firm are shared by all partners. This reduces the anxiety, burden and stress on the individual partner. इसका मतलब यह है कि बिजनेस का रिस्क सब पार्टनर मिलकर शेयर करते हैं। किसी एक पर पूरा बर्डन नहीं होता। स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सिक्रेसी। A partnership firm is not legally required to publish its accounts and submit its reports. Hence, it is able to maintain confidently of information relating to its operation. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म को अकाउंट्स पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है। सीक्रेट्स सेफ रहते हैं। ये हो गए मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। Limitations of partnership. First point, unlimited liability. Partners are liable to repay debts even from their personal resource in case of business assets are not sufficient to meet its debts. The liability of partners is both joint and several, which may prove to be
a drawback for those partners who have greater personal wealth. They will have to repay the entire debts in case of other partners are unable to do so. इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स को बिजनेस के डेब्ट्स कर्ज रीपे करना होता है। अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो पर्सनल एसेट्स घर सेविंग यूज करना पड़ता है। लायबिलिटी जॉइंट और इंडिविजुअल दोनों होती हैं। अगर एक पार्टनर पे नहीं करे तो दूसरे को पूरा पैसा भरना पड़ता है। रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसमें। Second point, limited resource. There is a restriction on the number of partners and hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operation. As a result, partnership firms face problems in expansion beyond a certain size. इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स संख्या लिमिटेड होती है, इसलिए कैपिटल भी लिमिटेड होती है। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए पैसा कम पड़ सकता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है, ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। Difference in opinion or some issue may lead to dispute between partners. Further, decision of one partner are binding or other partners on other partners. Thus, an unwise decision by one may result in financial ruin for all others. In case of a partner desire to leave the firm, this can result the termination of partner as there is a restriction of transfer of ownership. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप में मल्टीपल लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। सबका ओपिनियन अलग होता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं। एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे सब पर अप्लाई होता है। अगर डिसीजन गलत हो सबको लॉस उठाना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहे तो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है। ज्यादा लोग, ज्यादा चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप comes to an end with the death, retirement, insolvency, and fluence of any partner. It may result in lack of continuity. However, the remaining partner can enter in the fresh agreement and continue to run the business. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप परमानेंट नहीं होती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए तो बिजनेस एंड हो सकता है। हाँ, बाकी पार्टनर्स चाहे तो नया एग्रीमेंट करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस स्टेबल नहीं होता इसमें। Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of partnership firm. As a result, the confidence of public in the partnership firm is generally low. इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक करना जरूरी नहीं होता। बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है, लेकिन बाहर के लोगों को एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं चलती। इस वजह से लोग को अनसर्टेनिटी रहती है कि बिजनेस सही है कि नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलकर काम करना और दूसरों के साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करना। A cooperative society is a voluntary association of persons who joins together with the motive of welfare of the member. They are driven by the need to protect their economic interest in a democratic way. इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी ग्रुप होती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है मेंबर की हेल्प करना और उनका वेलफेयर बढ़ाना। इसमें लोग अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी पैसे से रिलेटेड फायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ आते हैं और ये सब डेमोक्रेटिक वे सबकी राय से होता है। A cooperative society is required to be registered under the law.
After registration, it acquires a distinct legal identity, can enter into contract, hold property in its own name, and its member। इसका मतलब यह है कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉ के अंडर रजिस्टर करना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी एक अलग लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब ये एक अलग एंटिटी बन जाती है। सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और लीगल काम भी कर सकती है। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे कंट्रीब्यूट अ कैपिटल। इनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी उन्हें सिर्फ उतना ही लॉस उठाना पड़ता है जितना उन्हें इन्वेस्ट किया है। In India, cooperative society that operates within a single state are governed by the Cooperative Society Act of the state, while those that operates in more than one states are governed by the Multi-State Cooperative Society Act 2002. The Multi-State Cooperative Society Act has also been updated through recent amendment। इंडिया में अगर सोसाइटी एक स्टेट में काम करती है तो उसे स्टेट के लॉ के अंडर आती है। अगर मल्टीपल स्टेट में काम करती है तो वो मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंडर आती है। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फीचर्स। फर्स्ट है वॉलंटरी मेंबरशिप, सेकंड है लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ है डेमोक्रेटिक कंट्रोल और फिफ्थ है सर्विस मोटिव। फर्स्ट पॉइंट वॉलेंट्री मेंबरशिप का मतलब है, इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से ज्वाइन या लीव कर सकता है, कोई फोर्स नहीं होता। सेकंड लीगल स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के बाद उसकी अलग आइडेंटिटी हो जाती है, मतलब वो अपने नाम से काम कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर का रिस्क लिमिटेड होता है, उन्हें सिर्फ उतना ही लॉस उठाना पड़ता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सोसाइटी का कंट्रोल डेमोक्रेटिक होता है, हर मेंबर का एक वोट होता है, वन मेंबर वन वोट सिस्टम। सर्विस मोटिव, इसका मतलब इसका मेन एम कमाना नहीं बल्कि मेंबर्स की हेल्प और वेलफेयर करना होता है। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन डिटेल। First, voluntary membership. Membership of cooperative society is voluntary. Any person can join or leave the society as per their choice. There is no compulsion and membership is open to all irrespective of religion, caste and gender. इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से ज्वाइन या लीव कर सकता है, कोई कंपल्सन नहीं होता और मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है, रिलीजन, कास्ट, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड फीचर है लीगल स्टेटस। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट and can sue or be sued in its own name। इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, वह अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोर्ट में केस भी कर सकती है और उस पर केस भी हो सकता है। थर्ड फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। Their personal assets are not used to repay debts of the society। इसका मतलब यह है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उन्हें सिर्फ उतना ही लॉस उठाना पड़ता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। फोर्थ फीचर है कंट्रोल, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। Each member has equal voting right, one member, one vote, ensuring a democratic system। सोसाइटी का कंट्रोल डेमोक्रेटिक होता है, मैनेजमेंट इलेक्टेड कमेटी के पास होता है, हर मेंबर का इक्वल वोट होता है, वन मेंबर वन वोट।
लास्ट फीचर है सर्विस मोटिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस एंड वेलफेयर टू इट्स मेंबर rather than earning profit. Any surplus generated is distributed among the members. इसका मतलब यह है कि सोसाइटी का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि मेंबर्स को सर्विस और वेलफेयर देना होता है। अगर प्रॉफिट यानी सरप्लस होता है तो वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Merits of cooperative society. The cooperative society offers many benefits to its members. Some of the advantages of cooperative society form of organization are as follows. First, equality in voting status. The principle of one man, one vote governs by the cooperative society is irrespective of the amount of capital contribution by a member. Each member is entitled to equal voting right. इसका मतलब यह है कि इसमें सब मेंबर्स को इक्वल वोटिंग राइट मिलता है, चाहे किसी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हो या कम। हर मेंबर का सिर्फ एक वोट होता है, वन मैन वन वोट सिस्टम। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पर्सनल assets of the member are therefore safe from being used to repay the business debt. इसका मतलब यह है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उन्हें सिर्फ उतना ही लॉस होता उठाना पड़ता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है, उसे नहीं यूज की जाती डेप्थ को चुकाने के लिए। थर्ड पॉइंट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, बैंकरप्सी of members do not affect continuity of cooperative society. A society therefore operates unaffected by any changes in the membership. इसका मतलब यह है कि सोसाइटी का एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है। अगर किसी भी मेंबर की डेथ, बैंकरप्सी या मेंटल इश्यू हो जाए तब भी सोसाइटी बंद नहीं होती। सोसाइटी कंटिन्यूसली चलती रहती है, मेंबरशिप चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। द मेंबर्स जनरली ऑफर्स ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी as the focus is on elimination of middlemen. This helps in reducing cost. The customers and producers themselves are made members of the society, and hence the risk of bad debts is lower. इसका मतलब यह है कि मेंबर्स अक्सर सोसाइटी में फ्री या लो कॉस्ट सर्विस देते हैं। बीच के मिडिल मैन को हटा दिया जाता है जिससे कॉस्ट कम हो जाती है। कस्टमर या प्रोड्यूसर खुद ही मेंबर होते हैं, इसलिए लॉस का रिस्क कम हो जाता है। Fifth point, support from government. The cooperative society exemplify the idea of democracy and hence find supports from the government in the form of low taxes, subsidies and low interest rate of loan. इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, जिससे लो टैक्स, सब्सिडी और लो इंटरेस्ट लोन, क्योंकि ये सिस्टम डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। सिक्स्थ पॉइंट, easy of formation. The cooperative society is a voluntary association of person who join together with the motive of welfare of the members. The registration procedure is simple, involving a few legal formalities as per act enacted by goal. इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इजी होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल होता है और काम लीगल फॉर्मेलिटी से होता है। लोग इजिली मिलकर सोसाइटी स्टार्ट कर सकते। लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, limited resource. Cooperative society have limited financial resource because capital is collected from the member who usually have limited means. Also, low returns, dividend, discourage people from investing more. इसका मतलब यह होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स कम होता है। कैपिटल मेंबर्स से आता है जो यूजुअली ज्यादा रिच नहीं होते। लो प्रॉफिट, डिविडेंड होने की वजह से लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। द सोसाइटी ऑफन cannot hire professional manager due to low salaries. Management is usually handled by members who may lack proper skills and experience. इसका मतलब यह है कि इन सोसाइटी में प्रोफेशनल मैनेजर हायर करना मुश्किल होता है क्योंकि सैलरी लो होती है।
मैनेजमेंट अक्सर मेंबर्स के में होता है जो हर बार स्किल्ड या एक्सपीरियंस नहीं होते, इसलिए डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सीक्रेसी ड्यू टू ओपन डिसीजन इन मीटिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, इट बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी इन बिजनेस ऑपरेशंस। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में डिसीजन ओपन डिसीजन से होता है, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबके सामने आ जाती है। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक ऑडिटिंग and reporting. This government interference reduces their freedom in decision making. इसका मतलब यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग इससे उनकी फ्रीडम कम हो जाती है, स्पेशली डिसीजन लेने में। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मेंबर may have different views leading to conflicts and delay in decision making. Sometimes personal interests dominate over the common welfare. इसका मतलब यह है कि मेंबर्स की अलग अलग व्यू होती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसीजन लेने में डिले हो सकता है, कभी कभी लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी कॉमन वेलफेयर से ऊपर रख देते हैं। Types of cooperative society. First, consumer cooperative society. These societies are formed to protect consumers. They provide good quality goods at reasonable price by eliminating middlemen. Goods are purchased in bulk and sold to the member. Profit are distributed based on purchase or capital contribution. इसका मतलब यह है कि ये ऐसी सोसाइटी हैं जो कस्टमर को बेनिफिट के लिए होती हैं। इनका एम होता है सस्ता और अच्छा क्वालिटी का सामान देना। ये मिडिल मैन यानी बीच के लोग को हटा देती है, इसलिए प्राइस कम हो जाता है। ये बल्क में सामान खरीदती हैं और मेंबर्स को बेचती है। प्रॉफिट मेंबर्स के परचेज या कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। These are formed to protect small producers. They supply raw material, tools, and other inputs to member, and also helps in selling their outputs. Their main aim is to increase the bargaining power of small producer. ये सोसाइटी छोटे प्रोड्यूसर के लिए होती है। मेंबर्स को रॉ मटेरियल, टूल्स और इनपुट्स प्रोवाइड करती है, उन्हें अपना माल बेचने में भी हेल्प करती है। इनका एम होता है स्मॉल प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर बढ़ाना। थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। This society helps producer in selling their products at better price. They eliminate middlemen and handle activities like transportation, storage, and packaging. Profit are shared according to each member's contributions. ये सोसाइटी प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करती हैं, प्रोड्यूसर को बेटर प्राइस दिलवाती है, मिडिलमैन हटा देती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग सब मैनेज करती है। प्रॉफिट मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है। फोर्थ पॉइंट, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। These society are formed to help farmers by providing better quality inputs like seeds, fertilizer, and machinery at reasonable price. They promote large-scale farming and increase productivity. ये सोसाइटी फार्मर्स यानी किसानों की हेल्प के लिए होती है। फार्मर्स को बेटर क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइजर और मशीन मिलती है। ये सब रीजनेबल प्राइस यानी सस्ते दाम पर प्रोवाइड होता है। ये लार्ज स्केल फार्मिंग को प्रमोट करती है, इससे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन बढ़ता है। फिफ्थ टाइप है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। These society provide loans to member at low interest rate. They protect members from exploitation by moneylender and help them meet financial need easily. ये सोसाइटी लोन यानी कर्ज प्रोवाइड करती है, मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। ये मनी लैंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है, फाइनेंशियल नीड्स को इजीली फुलफिल करने में हेल्प करती है। सिक्स्थ, हाउसिंग सोसाइटी। This society helps people with
limited income to get house at affordable cost. They construct house or provide plot and offer payment in installment. ये सोसाइटी घर लेने में हेल्प करती हैं। लो इनकम लोगों को अफोर्डेबल हाउस मिलता है। ये हाउस बनाती हैं या प्लॉट प्रोवाइड करती हैं। पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में यानी किस्तों में होता है। Joint stock company. A company is an association of persons formed for carrying out business activity and has a legal status independent of its member. A company can be described as artificial person having a separate legal entity, perpetual succession, and a common seal. The company form of organization is governed by the Company Act 2013 as per the Section 220 of 2013. A company means a company incorporated under this act or any other previous company law. ये इस टाइप की कंपनी होती है जो एक लोगों की ग्रुप यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं जो बिजनेस करने के लिए मिलकर बनते हैं। इसका अलग लीगल आइडेंटिटी यानी पहचान होता है, मतलब कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, केस कर सकती है या उस पर केस हो सकता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, मेंबर्स आते जाते रहते हैं पर कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर स्टैंप होता है, डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए यूज होता है। गवर्न बाय लॉ। इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर चलती है। The shareholders are the owner of the company, while the board of director is the chief managing body elected by the shareholder. Usually, the owner exercise indirect control over the business. The capital of the company is divided into smaller parts called share, which can be transferred freely from one shareholder to another person, except in a private company. इस कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट काम डायरेक्टर करते हैं। कंपनी का पैसा कैपिटल छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिससे शेयर्स कहते हैं। शेयर्स को बाय सेल ट्रांसफर किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Artificial person. A company is created by law and has its own identity separate from its members. It can own property, enter into contract, borrow money, and sue or be sued, but it cannot perform human activity like breathing or eating. इसका मतलब यह है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इंसान नहीं होती। लॉ बनता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पैसा बोरो यानी लोन ले सकती है, केस कर सकती है, उस पे केस हो सकता है, लेकिन इंसान की तरह खाना सांस लेना नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ पर्सन हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर यानी शेयर होल्डर। its assets and liability are separate, and the person law treat the company and its member as different person. इसका मतलब यह है कि कंपनी और उसके ऑनर शेयर होल्डर अलग होते हैं। कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी अलग होते हैं। लॉ कंपनी को और मेंबर्स को डिफरेंट पर्सन मानते हैं। फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज कॉम्प्लेक्स and time consuming process. It requires legal formalities, documentation and registration under the Company Act 2013. कंपनी बनाना इजी नहीं होता, यह एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन लगता है। ये सब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होता है। Perpetual succession. A company continues to exist even its members change.
Death, insolvency or retirement of member does not affect its existence. It can only be dissolved by law. इसका मतलब यह है कि कंपनी हमेशा चलती रहती है, मेंबर्स चेंज हो जाए, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, तब भी कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी सिर्फ लॉ के थ्रू ही बंद होती है, डिसॉल्व हो सकती है। कंट्रोल: The management of a company is handled by the board of directors, who are elected by shareholders. Shareholders have indirect control and are not involved in daily operations. इसका मतलब यह है कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो डायरेक्टली ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। Limited liability: the liability of shareholders is limited to the unpaid amount on the share. Their personal assets are not used to pay company debts. इसमें शेयर होल्डर का रिस्क लिमिटेड होता है। उनकी लायबिलिटी सिर्फ अनपेड शेयर अमाउंट तक ही होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती कंपनी के लिए डेब्ट चुकाने के लिए। रिस्क बियरिंग: द रिस्क और लॉस इज शेयर्ड अमंग all shareholders. This reduces the burden on any single individual. इसमें लॉस का रिस्क सब शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। इससे किसी एक पर्सन पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। Merits of joint stock company: first, limited liability. The liability of shareholders is limited to be unpaid amount on their share. Their personal assets are not used to repay company debts, which reduce risk. इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स का रिस्क लिमिटेड होता है। सिर्फ अनपेड शेयर अमाउंट तक लायबिलिटी होती है। पर्सनल प्रॉपर्टी सेव रहती है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट: शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इन द मार्केट. दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स एंड मेक इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव. इसका मतलब यह है कि शेयर्स इजिली ट्रांसफर या सेल किए जा सकते हैं पब्लिक कंपनी में। इन्वेस्टर को लिक्विडिटी यानी कैश बनाने की फैसिलिटी मिलती है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बन जाती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस: अ कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट irrespective of death, retirement or insolvency of its member. Its existence is stable and long lasting. इसका मतलब यह है कि कंपनी लॉन्ग टर्म चलती रहती है। मेंबर्स के चेंज होने से कोई फर्क नहीं होता। स्टेबल और कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है। Scope for expansion: company can raise large amount of capital from the public, bank and financial institution. This allows them to expand their operation easily. इसका मतलब यह है कि कंपनी इजिली बड़ा बिजनेस कर सकती है। पब्लिक बैंक और इंस्टीट्यूशन से लार्ज कैपिटल रेज कर सकती है। एक्सपेंशन इजी हो जाता है। लास्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट: कंपनी कैन हायर क्वालिफाइड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स. दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बेटर एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब यह है कि कंपनी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हायर कर सकती है, बेटर एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग होती है, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी: complexity in formation. Formation of a company is difficult, time-consuming, and expensive. It requires many legal formalities, documents, and compliance procedure. इसका मतलब यह है कि कंपनी बनाना डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। Lack of secrecy: a company has to disclose important information to the public and government authorities. This makes it difficult to maintain business secrecy. इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, पब्लिक और गवर्नमेंट को डिटेल देनी होती है। इससे बिजनेस सीक्रेट्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। Impersonal work environment: due to separation of ownership and management, there is a less personal involvement. This can reduce motivation and efficiency. इसका मतलब यह है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग होने की वजह से
पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। मोटिवेशन और इफिशिएंसी पर इफेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट है numerous regulations. Company have to follow many legal rules like audits, reports, and approval from authorities. This reduce flexibility and increase cost and time. कंपनी को बहुत सारे रूल्स और लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। ऑडिट्स, रिपोर्ट्स, अप्रूवल सब कंपलसरी होता है। इससे फ्लेक्सिबल कम हो जाती है, टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाता है। Delay in decision making. Decision making is slow because it involves many levels of management and approvals. Communication gap may also cause delay. इसका मतलब यह होता है कि कंपनी में डिसीजन लेना में टाइम लग जाता है। मल्टीपल लेवल्स, डायरेक्टर, अप्रूवल्स इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिकेशन गैप से भी डिले हो जाता है। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट. In practice, control remains in the hand of a few directors. Most shareholders have little influence in decision making. इसका मतलब यह है कि कंट्रोल कुछ ही लोगों के पास होता है, जैसे डायरेक्टर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का इन्फ्लुएंस कम होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. Different stakeholders have different objectives, which may lead to conflicts and difficulties in management. इसका मतलब यह है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के अलग अलग गोल्स होते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Joint Hindu family business. Joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. It is one of the oldest form of business organization in the country. It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu Undivided Family (HUF). It is governed by the Hindu law. इसका मतलब यह है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेशल टाइप का बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। यह बिजनेस काफी पुराना माना जाता है। इसमें बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। यह हिंदू लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। The basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generation can be a member in this business. इस बिजनेस में मेंबरशिप बर्थ से मिलती है, मतलब जो भी फैमिली में पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। एक फैमिली की 3 जनरेशन तक के लोग इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। The business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called Karta. All members have equal ownership right over the property of an ancestor and they are also known as co-partners. इस बिजनेस का कंट्रोल फैमिली के हेड सबसे बड़े मेंबर के पास होता है, जिसे कर्ता कहते हैं। कर्ता ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है और बिजनेस मैनेज करता है। फैमिली के सब मेंबर्स का इक्वल राइट होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर। इन मेंबर्स को को पेंशनर कहा जाता है, को पार्सनल कहा जाता है। जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली a reality. According to the Hindu Succession Amendment Act 2005, the daughter of the co-partner of a joint Hindu family shall by birth become a co-partner. At the time of partitions of such a joint Hindu family, the co-partner's property shall be equally divided to all the co-partners, irrespective of their gender, male or female. The eldest member, male or female, of joint family shall become Karta. Married daughter has equal rights in the property of joint Hindu family. इसका मतलब यह है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिल गए हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में। पहले सिर्फ लड़के ही को पार्टनर्स होते थे, अब बेटियां भी बर्थ से ही को पार्टनर्स बन जाती हैं लड़कों की तरह। जब फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन यानी बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी सब मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वह कर्ता बन जाता है।
मैरिड डॉटर, शादी के बाद भी मैरिड डॉटर को फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होता है। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट, फॉर्मेशन। बिजनेस फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मेंबरशिप बर्थ से मिलती है। लायबिलिटी। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है पर कर्ता की अनलिमिटेड होती है। कंट्रोल। बिजनेस का कंट्रोल कर्ता के पास होता है, वही डिसीजन लेता है। कंटिन्यूटी। कर्ता की डेथ के बाद भी बिजनेस चलता रहता है। नेक्स्ट, एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है। माइनर मेंबर। फैमिली में बर्थ से ही मेंबरशिप मिलती है, इसलिए माइनर भी मेंबर्स हो सकते हैं। Features of joint Hindu family business. First, formation. For a joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. The business does not require any agreement and membership is by birth. इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में फैमिली के कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेंबरशिप बर्थ से मिलती है, इसलिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड to their share of co-personary property of business. The Karta, however, has unlimited liability. मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सिर्फ उनके शेयर्स तक, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता. He takes all decisions in authorized to manage the business. His decisions are binding on the other members. बिजनेस का कंट्रोल कर्ता के पास होता है, वही सारे डिसीजन लेता है और बिजनेस मैनेज करता है। उसके डिसीजन सब मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूटी। द बिजनेस कंटिन्यू even after the death of Karta, as the next eldest member takes up the position of Karta, leaving the business stable. The business can, however, be terminated with the members. इसका मतलब यह है कि बिजनेस कर्ता की डेथ के बाद भी चलता रहता है। नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है, इससे बिजनेस स्टेबल रहता है। फिफ्थ, माइनर मेंबर्स। द इंक्लूजन ऑफ an individual into the business occurs due to a birth in a Hindu undivided family. Hence, minor can also be member of business constant of the member. माइनर मेंबर को मेंबरशिप बर्थ से मिलती है, इसलिए माइनर छोटे बच्चे भी मेंबर्स हो सकते हैं। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. This avoids conflicts among members as no one can interfere with his right to decide. This also leads to a prompt and flexible decision making. इसका मतलब यह है कि कर्ता के पास पूरा कंट्रोल होता है, वही सारे डिसीजन लेता है। इससे मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़ा कम होता है और डिसीजन फास्ट लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूड business existence. The death of the Karta will not affect the business, as the next eldest member will be the take up the position. Hence, operations are not terminated and continuity of the business is not threatened. इसका मतलब यह है बिजनेस कर्ता की डेथ के बाद भी बंद नहीं होता। नेक्स्ट, एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है, इससे बिजनेस की कंटिन्यूसली चलता रहता है। Third point, limited liability of members. The liability of all the co-partners except the Karta is limited to their share in the business, and consequently their risk is well defined as precise. इसका मतलब यह है कि कर्ता के अलावा बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उनका रिस्क सिर्फ उनके शेयर तक होता है। फोर्थ पॉइंट, increase loyalty and cooperation. Since the business is run by the member of a family, there is a greater sense of loyalty towards one another.
pride in the growth of the business is linked to the achievement of the family. This helps in securing better cooperation from all the members. इसका मतलब यह है कि ये फैमिली बिजनेस होता है, इसलिए मेंबर्स में ट्रस्ट और लॉयल्टी ज्यादा होती है। सब मिलकर काम करते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। Limitations of joint Hindu family business. First, limited resource. The family business faced the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. This limits the scope of expansion of business. इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में पैसा यानी कैपिटल लिमिटेड होती है, क्योंकि ये मेनली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इससे बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है। Second point, unlimited liability of Karta. The Karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of the business, but also suffers from the disadvantages of having unlimited liability. His personal property can be used to repay business debt. इसका मतलब यह है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हो जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है डेब्ट्स को चुकाने के लिए। इससे कर्ता पर ज्यादा प्रेशर होता है। थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता. द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स. दिस may cause conflicts amongst them and may even lead to breakdown of the family unit. इसका मतलब यह है कर्ता के पास पूरा कंट्रोल होता है। कभी कभी उसके डिसीजन दूसरे मेंबर्स को पसंद नहीं आते। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड मार्जिनल स्किल. Since the Karta cannot be an expert in all areas of management, the business may suffer as a result of his unwise decision. His inability to decide effectively may result in poor profit or even loss for the organization. The joint Hindu family business is on the decline because of the diminishing number of joint Hindu family in the country. कर्ता हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। गलत डिसीजन से लॉस या लो प्रॉफिट हो सकता है। आजकल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम हो रहे हैं क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिलीज कम होती जा रही हैं। उनके नंबर्स कम होते जाते हैं, संख्या कम होने जा रही है क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली अब बहुत कम दिखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।